नमस्कार, हमारी खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को सीएम योगी के नमन और खेलों के प्रति यूपी सरकार के विशेष प्रोत्साहन की। और मोदी के जापान दौरे पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात होगी यूपी में 1 सितंबर से चलने वाले विशेष अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। सीएम योगी का हर वर्ग और हर क्षेत्र पर फोकस है। सीएम योगी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनके जयंती पर उन्हें नमन किया। वो लखनऊ के गोमती नगर स्थित पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम में सम्मान समारोह में शामिल हुए। स्टेडियम में सीएम योगी ने राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने इन परियोजनाओं का किया लोकार्पण। आजमगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में समर्पित छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार, बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण, पीलीभीत के बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल एवं प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर वॉलीबॉल हॉल का जीर्णोद्धार कार्य, बस्ती के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य, बांदा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम उपकरणों की स्थापना का कार्य, मऊ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के जीर्णोद्धार कार्य, मऊ में सिंथेटिक हॉकी मैदान के निर्माण कार्य का लोकार्पण। हर खिलाड़ी समाज के लिए हीरो होता है। हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ने, खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, समन्वय स्थापित करने और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। सही मायनों में खिलाड़ियों से समाज को समर्पण की प्रेरणा मिलती है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वो खेल दिवस के अवसर पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम में सम्मान समारोह में शामिल हुए। स्टेडियम में सीएम ने राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी आज उत्तर प्रदेश के पास मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2, छात्रावास 16, अत्याधुनिक जिम 47, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 20 और डॉर्मेट्री 19, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 13, शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2 और वेट लिफ्टिंग के हॉल 12, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट ये 14 आज प्रदेश के अंदर वर्तमान में बनकर के तैयार हुए हैं। और प्रदेश सरकार ने एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसमें 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने 9 सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए। इस अवसर पर सीएम ने स्टेडियम में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच खेले गए मैत्री मुकाबले का भी लुत्फ उठाया। उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि जब मेजर ध्यानचंद की बात आती है तो हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है। 1928, 1932 और 1936 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर उन्होंने भारत की हॉकी को वैश्विक पहचान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार किसी नेता नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित किया गया। और हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, बच्चे वहां खेलें। हमारे पास 826 विकास खंड हैं। इन 826 विकास खंड में मिनी स्टेडियम हो। मिनी स्टेडियम के लिए वहां पर
जिला प्रशासन से कहा जा रहा है वे जमीन आरक्षित करें, कम से कम 5 एकड़ लैंड तो कम से कम होनी चाहिए मिनी स्टेडियम के लिए, और जनपद स्तर पर एक एक स्टेडियम हो। स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कहीं वॉलीबॉल, कहीं फुटबॉल, कहीं क्रिकेट, कहीं पे हॉकी, कहीं पे अलग अलग खेलों के लिए, जहां यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ गेम्स के, एशियन गेम्स के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, या विश्व चैंपियनशिप के जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को भी हम प्रशिक्षक के रूप में तैनात कर सकें, इसके लिए भी विभाग से कहा गया है कि वह स्पेशल इंसेंटिव देकर के उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में तैनात करें और इसके लिए उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करें। उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी गौरव की बात है क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है। उनकी स्मृति में मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया और इस सत्र से वहां पाठ्यक्रम भी शुरू हो गया। पूर्व ओलंपियन, कॉमनवेल्थ, एशियाड, नेशनल गेम्स मेडलिस्टों को कोच बनाकर नई प्रतिभाओं को तराशना जाएगा। खास बात यह है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, हर विकास खंड पर मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी है। ओपन जिम के निर्माण व युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को योगी सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, सांसद ब्रजलाल, संजय सेठ, विधायक जय देवी, योगेश शुक्ला, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मनीष चौहान, खेल सचिव सुहास अलवाई, खेल निदेशक आरपी सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। जापान दौरे पर पीएम मोदी ने भारत जापान आर्थिक फोरम में शिरकत की और कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी के आगमन पर जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि जापानी तकनीकी और भारतीय प्रतिभा एक विजयी जोड़ी है। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं अगली पीढ़ी की मोबिलिटी साझेदारी के तहत हम बंदरगाहों, विमान और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। मोदी के जापान दौरे पर यह खास हमारी रिपोर्ट देखिए। मोदी के संबोधन की 5 अहम बातें। भारत का दुनिया की ग्रोथ में 18% योगदान है। हम जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत के कैपिटल बाजार से अच्छा रिटर्न मिलता है। भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत, इसके पीछे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच। दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे। उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। वहीं मोदी से पहले जापान के पीएम इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच
जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। मोदी का 8वां जापान दौरा। बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी की 8वीं जापान यात्रा रही। जापान में किसी सालाना समिट के लिए मोदी की पिछली यात्रा साल 2018 में हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी साल 2023 में हिरोशिमा गए थे, लेकिन तब उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया था। उससे पहले साल 2019 में वो ओसाका गए थे, तब वे G20 समिट में शामिल हुए थे। बता दें कि स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। वहीं उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। वहीं शोरिंजन दारुमाजी मंदिर जापान के ताकासाकी में स्थित एक छोटा मंदिर है। वहां पीएम मोदी दारुमा गुड़िया भेंट करेंगे। इस मंदिर का निर्माण साल 1697 में जैन बौद्ध धर्म के ओबाकू संप्रदाय ने किया था। ताकासाकी को दारुमा जापान की पारंपरिक गुड़िया का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ियों की उत्पत्ति कई साल पहले इसी जगह से हुई थी। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। टैरिफ जंग के बीच मोदी की जापान यात्रा अहम। जापानी मल्टीनेशनल बैंकिंग के भारत डिवीजन के प्रमुख ने पीएम मोदी की जापान यात्रा पर कहा कि मोदी जापानी लोगों और उसकी कंपनियों से परिचित हैं। इस दौरे में व्यापार और कारोबार पर ध्यान देना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। जापानी कंपनियों के लिए मौजूदा समय में बाजार की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ टैरिफ बढ़ी है और जापान का अपना घरेलू बाजार भी सिकुड़ रहा है। ऐसे में भारत में उत्पादन करके वैश्विक बाजार में सामान बेचना जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी और भी कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में बड़ी संख्या में बेहतर इंजीनियर्स उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और हाईटेक उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती हैं। भारत की ये ताकत जापानी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया and Japan's partnership is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned
shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability. SCO शिखर सम्मेलन का महत्व। इस शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा विश्व नेता भाग लेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के नेताओं की मेजबानी करेंगे। सम्मेलन को ग्लोबल साउथ की एकता और सहयोग का मंच माना जा रहा है। इस बैठक में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी एक साथ बैठने वाली है। मोदी आखिरी बार इन्हें रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। तब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन से दूरी बनाए रखी। इस बार सबसे बड़ी SCO बैठक। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस साल की बैठक SCO के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। साल 2001 में स्थापना के समय केवल 6 यूरेशियाई देशों तक सीमित संगठन अब 10 स्थायी सदस्य और 16 संवाद पर्यवेक्षक राष्ट्रों तक विस्तारित हो चुका है। अब SCO का जनादेश केवल सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य सहयोग को भी शामिल करता है। शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी संभावित द्विपक्षीय बैठक 1 सितंबर को हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि भारत में विदेशी निवेश करने वाला जापान 5वां बड़ा देश है। उसने साल 2000 से 2024 तक भारत में लगभग 37 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक हाल के सालों में जापान का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। जापान आने वाले 10 सालों में भारत में लगभग 10 ट्रिलियन येन के इन्वेस्ट की घोषणा कर सकता है। साल 2022 में जापान ने 5 साल के लिए 5 ट्रिलियन येन निवेश करने का वादा किया था। इसे बढ़ाकर अब दोगुना करने का प्लान है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। योगी सरकार 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका नेतृत्व हर जिले के जिलाधिकारी को करना होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस अभियान का नाम है नो हेलमेट नो फ्यूल। इसके तहत अगले 30 दिनों तक दोपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल पंप पर तभी ईंधन मिलेगा जब उनके सिर पर हेलमेट होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट। यूपी में 1 सितंबर से विशेष अभियान। योगी सरकार 1 सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू कर रही है। 30 सितंबर तक चलने वाला इस अभियान का नेतृत्व जिलाधिकारी, पुलिस और परिवहन विभाग, प्रवर्तन के अधिकारी करेंगे। योगी सरकार का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित आदतें अपनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। नो हेलमेट नो फ्लू अभियान का योगी करेंगे मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस अभियान का नाम है नो हेलमेट नो फ्लू। इसके तहत अगले 30 दिनों तक दोपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल पंप पर तभी ईंधन मिलेगा जब उनके सर पर हेलमेट होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया जा रहा है। अभियान के जिलों में विशेष प्रबंध। नो हेलमेट नो फ्लू अभियान सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। हर जिले में नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति DRSC को जिम्मेदारी दी गई है।
इस दौरान पुलिस, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग मिलकर प्रवर्तन की कार्रवाई करेंगे। अभियान का मकसद है कि आम नागरिक कानून के प्रति जिम्मेदारी दिखाए। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की आदत से छुटकारा दिलाना मकसद है। निर्देशों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई। हम आपको बता दें कि यह निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुरूप है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं धारा 194D उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों से कहा है कि हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता दी जाए। योगी सरकार का कहना है कि इसी निर्देश को लागू करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पेट्रोल पंप है, लिहाजा तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL के साथ सभी पंप चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हेलमेट न पहनने वाले किसी भी बाइक सवार को पेट्रोल ना दें। इसके लिए खाद्य और रसद विभाग को पंप स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। अगर किसी पंप पर इस आदेश का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता और सहयोग की अपेक्षा। वहीं योगी सरकार का कहना है कि ये केवल प्रवर्तन अभियान नहीं होगा, बल्कि जन जागरूकता अभियान भी चलेगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोगों को लगातार संदेश देगा कि हेलमेट पहनना उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कहा जा रहा है कि नो हेलमेट नो फ्लू का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सस्ता और आसान बीमा है। परिवहन विभाग का कहना है कि जहां जहां इस तरह का प्रयोग पहले किया गया है, वहां लोगों ने जल्दी ही हेलमेट लगाने की आदत डाल ली। ईंधन की बिक्री पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। अधिकारियों का मानना है कि जैसे जैसे लोग अभियान की गंभीरता समझेंगे, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। सरकार ने नागरिकों, पेट्रोल पंप चालकों और सभी तेल कंपनियों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें। अधिकारी मानते हैं कि प्रशासन, उद्योग और जनता मिलकर ही सड़क सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।